आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज यहाँ पर होने के लिए। और जो अभी साथियों ने बातचीत रखी है और अपना जो काम एक पत्रकारिता के अंतर्गत वो कर रहे हैं, उसके अनुभवों और उनकी जो एक तरीके से उसकी जो भावनाएं हैं, शायद उन भावनाओं का संदर्भ लेने की बहुत बड़ी ज़रूरत आजकल हमको नज़र आती है। और वो इसलिए भी क्योंकि जब हम आज मीडिया के बारे में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारे सामने सबसे पहले किस तरीके का चित्र उभरता है, क्या नज़रिया उभरता है और किस तरीके के भाव उभरते हैं। ऐसी स्थिति में शायद ये पूरी बातचीत एक उम्मीद जगाती है कि बहुत अलग अलग स्तरों पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं वो अपने आप में कितने कंसर्न्ड हैं, किस तरीके से समाज को और समाज के मुद्दों को देखते हैं। इसलिए उस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को शायद जारी रखना, इसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हम सबको लगता है। मैं अमन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया कि वो मैत्री की शिक्षा के विषय पर हम सबसे बातचीत करें, एक व्याख्यान यहाँ पर दें। जो तात्कालिक संदर्भ हमको इस पूरे विषय का नज़र आता है वो ये है कि जब फरवरी 1948 में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना मसौदा संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा था, तो उसका जो कवरिंग लेटर था, उस कवरिंग लेटर में उन्होंने एक बिंदु लिखा था कि मैं ये मसौदा यहाँ पर आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाकी उन्होंने उसके पूर्व उसमें क्या क्या हैं, क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में बातचीत की थी। उसके साथ उन्होंने एक और बिंदु लिखा था और उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो अलग अलग संदर्भों से हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो इसमें एक बात को जोड़ा है वो है बंधुता। जो प्रियम्बल में जिस शब्द का इस्तेमाल हुआ मूलतः अंग्रेजी में था, तो अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी शब्द का इस्तेमाल हुआ और हम सब जानते हैं कि बंधुता शायद उतना ज़्यादा उसके साथ फिट बैठता है नहीं बैठता है, उसको लेकर के कई सारी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन उसको शायद महसूस करने की ज़्यादा ज़रूरत न आती है। और उन्होंने उसका कारण उसमें बताया था कि हम जिस दौर में हैं और जिस तरीके की सामाजिक व्यवस्था हमने भारत में देखी है और वर्तमान में जिस समय में हम हैं, जिस वक्त विभाजन हो रहा है, जिस वक्त सांप्रदायिकता अपने चरम पर है, उस दौर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस देश को है वो बंधुता की है। अगर कुछ और ना हो तो चल जाएगा, लेकिन बंधुता के बिना शायद आगे चल पाना संभव नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कही कि अगर बंधुता ना हो तो क्या समानता की कल्पना की जा सकती है, अगर बंधुता ना हो तो क्या न्याय की कल्पना की जा सकती है, अगर बंधुता ना हो तो क्या राष्ट्रीय एकता की कल्पना की जा सकती है। तो ये एक बहुत स्पष्ट संदर्भ वहाँ पर नज़र आता है। और कई बार ये कहा जाता है कि शायद जो बंधुता का संदर्भ आया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था, फ्रांसीसी क्रांति से आया था। लेकिन बाद में जब हम डॉक्टर अंबेडकर को देखते हैं और समझते हैं तो उससे शायद ये पता चलता है कि बंधुता का केवल वो संदर्भ नहीं है जो फ्रांसीसी क्रांति से लिया जाता है, बल्कि उससे एक बहुत ही अलग स्वरूप उनके साथ उसमें दिखाई देता है। और वो व्याख्या हमको आगे चल करके जब हम उनकी एक किताब गौतम बुद्ध एंड हिज धम्मा, गौतम बुद्ध और उनका धम्म को देखते हैं और उसमें वो इसकी व्याख्या करते हैं, तो जब वो पूरी व्याख्या उसके अंदर हमको नज़र आती है और उसमें वो ये कहते हैं कि एक व्यवस्था, एक समाज किस तरीके का हो सकता है, जिसमें वो सबसे पहले कहते हैं कि जिसमें सबको ज्ञान मिले। ये सबसे पहली बात जो है वो उस डॉक्टर अंबेडकर जिस नज़रिए से देखते हैं उसमें आता है कि एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर समाज तभी हो सकता है जिसको वो सधम्म कहते हैं, धम्म के आगे जिसकी वो व्याख्या करते हुए कहते हैं। तो सबको ज्ञान जो है वो सबसे बुनियादी ज़रूरत जो है वो इस पूरे संदर्भ में हमको नज़र आती है, तो वो सबसे ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान के साथ प्रज्ञा और ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक प्रज्ञा ना हो तो अकेले ज्ञान का शायद उतना मायना नहीं रहेगा। और प्रज्ञा को हम जिस तरीके से महसूस करते हैं कि ज्ञान का विश्लेषण कर पाना, उसको चेतना के साथ महसूस कर पाना, उसको उसके बारे में एक तरीके से न्यायपरक तरीके से उसको समझ पाना, ज्ञान को, वो चीज़ उसमें दिखाई देती है। फिर ये बात आती है कि केवल प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं है, प्रज्ञा के साथ शील उतना ही महत्वपूर्ण है।
यानी कि आपका स्वभाव क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं, आपका नज़रिया क्या है। तो केवल ज्ञान और प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं है, उसके साथ शील और महत्वपूर्ण है। फिर यही महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बाद और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि केवल शील भी पर्याप्त नहीं है, शील के साथ करुणा एक बड़ी ज़रूरत है। और जब तक करुणा नहीं होगी तब तक आप समाज में दूसरों के बारे में, दूसरों से जुड़ना, उनकी सेवा करना, उनकी सहायता करना, उनके साथ रिश्ता बनाना वो संभव नहीं हो सकता। तो करुणा बहुत बड़ी ज़रूरत है। और फिर उसके बाद एक बात आती है कि केवल करुणा ही पर्याप्त नहीं है, करुणा के साथ मैत्री होना बहुत ज़रूरी है। और जब यहाँ पर बात आती है वो ये आती है कि मैत्री का मतलब स्वाभाविक तौर पर ये लिया जाता है कि जब करुणा या बंधुता की, खासतौर पर बंधुता या फ्रेटर्निटी का जब संदर्भ लिया जाता है तब ये बात कही गई कि फ्रेटर्निटी में तो हम जो तात्कालिक संदर्भ लेते हैं, इमीडिएट रेफरेंस लेते हैं, वो केवल अपने समाज का लेते हैं, अपने देश का लेते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ जुड़ना, ये वाली बात वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन जब मैत्री का संदर्भ आता है तो उसका मतलब ये है कि सृष्टि में जो कुछ भी है उसके साथ प्रेम करना, केवल इंसान के साथ नहीं बल्कि जो कुछ भी है, प्रकृति में जो कुछ भी है उसके साथ प्रेम करना, उसके साथ जुड़ना, उसके साथ दोस्ती रखना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल मनुष्यों से ही प्रेम रखना, केवल मनुष्यों से ही रिश्ता रखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि और उससे आगे भी हमको ध्यान रखना जरूरी है कि उनके साथ हम संबंध किस तरीके से रखें। और इसी से शायद आगे चल करके जब मैत्री होगी तभी विभाजन की समाप्ति हो सकती है, भेदभाव की समाप्ति हो सकती है, असमानता की समाप्ति हो सकती है, और बेहतर मानवता का, बेहतर मानव समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। वो तभी इस तरीके से हम इसकी संकल्पना को साकार कर सकते हैं। और जब मैत्री का जो संदर्भ में केवल एक उसके हिस्से के ऊपर फोकस कर रहा हूं और उसके आगे जब हम देखते हैं तो हमारे लिए जो एक तात्कालिक संदर्भ यहां पर दिखाई देता है वो मैत्री में स्वाभाविक तौर पर ये भाव निहित है कि जिसमें परस्परता है, जिसमें बहुत गहरा एक तरीके से रिश्ता है, और उस रिश्ते के पीछे के बनने के पीछे या उसके बनने की प्रक्रिया में कोई पूर्वाग्रह या धारणाएं और एक तरीके से अपेक्षाएं वहां पर बहुत ही प्रभावी रूप में विद्यमान नहीं है। ये चीज शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें हमको नजर आती है। मैत्री का जो दूसरा संदर्भ मुझे लगता है वो ये है कि जब हम एक ऐसे प्रक्रिया से गुजरते हैं और जिसको शायद जैन दर्शन में बहुत स्पष्ट रूप से भी किया गया है, परिभाषित किया गया है, वो चीज शायद बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वो ये कि सबसे जरूरी है, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान का मतलब क्या है, और उसमें ये कहा जाता है कि स्वभाव को जानना ज्ञान है। हर चीज का एक स्वभाव है, किसी भी जीव का, किसी भी वस्तु का जो है वो अपना एक स्वभाव है, उसका अपना एक नेचर है। हम नीम की बात करेंगे, नीम का एक स्वभाव है, उस स्वभाव को जान लेंगे, उस स्वभाव को जानेंगे, फिर उसके अनुसार ही हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। बाघ का अपना एक व्यवहार है, उसका एक स्वभाव है, उस स्वभाव को जान लेते हैं, उसके बाद ही हम बाघ के साथ उस तरीके से व्यवहार करते हैं। तो बाघ के साथ जो हमारा व्यवहार है वो इस बात पर आधारित है कि हमने जान लिया है कि बाघ का स्वभाव क्या है। और इसी तरीके से और तमाम सारी चीजों में नदी के पानी का स्वभाव हमको पता है और समुद्र के पानी का स्वभाव हमको पता है, और ये स्वभाव को जब हम जानते हैं तभी हम उसके मुताबिक उसके साथ व्यवहार करते हैं। वहां पर लेकिन द्वेष नहीं होता, वहां पर बैर नहीं होता, वहां पर एक किसी ना किसी रूप में एक रिश्ता जरूर जो है वो वहां पर दिखाई देता है। वहां पर सह अस्तित्व के भाव को चुनौती नहीं होती कि बाघ का अगर एक भाव है तो हम इसको खत्म कर दें क्योंकि बाघ जो है वो एक खास स्वभाव का है, तो वहां पर उसको चुनौती देने की बात नहीं होती, बल्कि उस स्वभाव को जानने के बाद सह अस्तित्व की एक जो परंपरा है उसका हम वहां पर बहुत स्पष्ट रूप से पालन करते हैं। तो मैत्री में जो है वो, चाहे हम एक मानव समाज के तौर पर ही क्यों ना व्यवहार करें, अगर हम एक दूसरे के व्यवहार को, एक दूसरे के परंपराओं को, एक दूसरे की के दर्शन को अगर जान लेते हैं और उसके मुताबिक व्यवहार करते हैं, तब हम शायद हम उस बुनियादी मानवीय सीमा के आगे चले जाते हैं जहां पर हम केवल अपने ऊपर ही केंद्रित होते हैं, जहां पर हमको केवल अपनी भावनाएं जो है वो प्राथमिक लगती हैं। हमको ऐसा लगता है कि केवल हमारी भावनाएं हैं और केवल उन्हीं को ठेस लगती है,
शायद उससे आगे जाना तभी संभव हो सकता है जब हम उस स्वभाव को जानने की एक प्रक्रिया में जाएं और दूसरों के साथ एक जुड़ने की एक प्रक्रिया को स्थापित कर सकें, तभी यह संभव है। नहीं तो कई बार ये चीज़ें हैं कि हम जिन चीज़ों को बहुत मान्यता देते हैं, जिनको बहुत प्राथमिकताएं देते हैं, वो बहुत स्वकेंद्रित हैं, चाहे वो विचार हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो हमारी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं हों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें परस्परता किस तरीके से स्थापित हो। इसलिए ये बहुत संभावनाएं लगती हैं कि मैत्री के साथ बहुत बेहतर दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है और अलग तरीके के अनुभवों को स्थापित उसमें किया जा सकता है। और जब हम इसके साथ शिक्षा जोड़ रहे हैं तो ये शिक्षा का संदर्भ मुझे बहुत महत्वपूर्ण इसलिए लगता है कि क्या मैत्री की शिक्षा संभव है? वो एक प्रश्न ज़रूर हमारे सामने हो सकता है। मुझे लगता है कि वो इसलिए संभव है क्योंकि जो पूरी अपने उद्भव से लेकर के उद्विकास तक की जो पूरी प्रक्रिया हम लोगों ने देखी है मानव समाज की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसने भूमिका निभाई है वो शिक्षा ही है। और इसलिए संभव लगता है कि मैत्री की शिक्षा भी जो है वो संभव इसलिए है क्योंकि हम अवलोकन करते हैं, हम विश्लेषण करते हैं, हम उसको व्यवहार में लाते हैं, उसको परखते हैं और उसके बाद फिर उसको अपनाने की एक पूरी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें पूरी जो हमारी मूल्यों की जो परंपराएं हैं, जो हमारी विचारों की जो परंपराएं हैं, दर्शन की जो परंपराएं हैं, वो सारी परंपराओं में सीखना जो है वो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ उसमें नज़र आता है। इसलिए लगता है कि जो बात हम केवल एक खास सीमित संदर्भ में देखते हैं और उसको एक खास तरीके से केवल उसको निरूपित करते हैं, शायद उसके आगे उसको एक बुनियादी मानवीय व्यवहार के तौर पर स्थापित करने की गुंजाइश बनती है और वो गुंजाइश को साकार करने में शिक्षा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसलिए दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नज़र आता है। धन्यवाद। धन्यवाद सचिन जी, आपने परस्परता, मैत्री, सीख सभी चीज़ों का जिक्र किया और मैं एक 4 पंक्तियाँ सुनाने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उन 4 पंक्तियों में मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। श्याम बहादुर नम्र जी की ये पंक्तियाँ हैं, यह ज़मीन सिर्फ आदमी की नहीं सबकी है, इसकी हर एक चीज़ इस जहाँ में हर किसी की है हिरण को हक कि वो छलांग मारता फिरे, सिंह को हक है कि दहाड़ मारता फिरे, आदमी को चाहिए कि सबके हक को जान ले, सबके हक के साथ ही वो अपना हक भी मान ले। सबके साथ सब कैसे रहा जा सकता है उस समाज की हम कल्पना करते हैं और आज हमारे बीच अमन जी मौजूद हैं। अमन जी का परिचय केवल शिक्षा के विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है बल्कि वे इन दिनों शिक्षा में संवाद की, मैत्री की और न्याय की और मूल्यों की संभावनाओं को टटोल रहे हैं और न केवल टटोल रहे हैं बल्कि एक नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं जिनमें इन सब मुद्दों के प्रति चिंता रखने वाले, इन सब मुद्दों के प्रति आग्रह रखने वाले शोधकर्ता, शिक्षाविद, हम जैसे लोग जुड़ सकें। आज जब वे बात करेंगे और जैसा सचिन जी ने कहा कि क्या मैत्री की कोई शिक्षा हो सकती है, क्या हम किसी को प्रेम करना मार के सिखा सकते हैं, क्या इसका भी कोई अल्फ़ाबेट होता है और नहीं होता तो कैसे शिक्षा को हम मैत्री से जोड़ सकते हैं और मैत्री को शिक्षा से समृद्ध कर सकते हैं। जैसे तमाम सवालों के जवाब की उम्मीद के साथ मैं आदरणीय प्रोफेसर अमन मदान जी को आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य वक्तव्य के लिए।